Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnit Singh, and today we are going to continue our previous lecture. That is matter our surrounding is matter around us pure. So, I hope आपने previous lecture अच्छे से देखा होगा. हमने previous lecture में बात की थी about the mixture, about the solution. उससे previous lecture में हमने बात की थी about the compounds. तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से देखे होंगे. सो आज हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशंस का जो डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे किया है कि कौन से सॉल्यूशन आपका बनाने के बाद गैसियस स्टेट में आ रहे हैं या लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं या सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं. सो ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े हैं. सो यहाँ पे हमने सॉल्यूट रखा है, सॉल्वेंट रखा है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ये जो टेबल है ये आपके पेपर के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसको आप बहुत अच्छे से लिखिएगा एक अच्छे से पेपर पे, बड़े से पेज पे, और इसको आप सारे एग्जाम्पल, मैं तो कहूँगा सारे आप एग्जाम्पल याद कीजिएगा. पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल आ जाए आपके पेपर में. यहाँ पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या नेविन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, देन दिस टेबल इज मस्ट. ये आपको याद करके ही जानी है. यहाँ से कम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो यहाँ से पेपर में आते ही आते हैं. तो अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने सॉल्यूट रखा है, एक तरफ हमने रखा है सॉल्वेंट, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स. तो सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अच्छे से. तो अगर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार अच्छे से जाकर के गो थ्रू कर लीजिएगा. तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर पे. तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है. तो सॉल्यूट को हमने क्या रखा है, गैस. और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ये भी गैस है. तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है इसका, दैट इज द एयर या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस. यहाँ पे दोनों ही क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो गैसेस हैं. ठीक है, मेन जो कंपोनेंट बनता है दोनों को मिलाकर वो क्या बनता है, गैसियस स्टेट में आ रहा है. तो यहाँ पे क्या है, मेन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखिए, दैट इज द गैसियस. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉल्यूट को हमने लिक्विड रखा है एंड देन सॉल्वेंट को हमने रखा है दैट इज अ गैस. तो इसके एग्जांपल में क्या आ रहा है, दैट इज वाटर वेपर इन एयर. अब जो वाटर वेपर जब एयर में होते हैं, क्या हमें महसूस होता है कि वाटर वेपर्स है या नहीं है. जब वो हमारे विंडोज पे आ जाते हैं ये कंडेंस होकर के, तब हमें लगता है कि हाँ वाटर वेपर्स अब आ गए. लेकिन जब एटमॉस्फेयर में होते हैं, यू कांट थिंक या यू कांट सी द वाटर वेपर्स इन एयर. आप बस उसे महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई मॉइस्चर एटमॉस्फेयर है आज या बारिश पड़ी है तो मॉइस्चर है, बट आप क्या वाटर वेपर देख सकते हो, द आंसर इज नो. तो यहाँ पे मेन फिजिकल स्टेट क्या आ रही है, दैट इज अ गैसियस स्टेट. आफ्टर देन सॉल्यूट को हमने फिर क्या रखा है, दैट इज द सॉलिड. सॉल्वेंट को गैस. तो इसका एग्जांपल में क्या है, आयोडीन पार्टिकल्स इन एयर और डेंस फ्यूम्स ऑफ आयोडीन. ठीक है, अब ये तो हो गया गैसियस स्टेट की बात, जहां पे प्रॉपर स्टेट मिलाने के बाद जो प्रॉपर स्टेट आ रही थी वो आ रही थी गैसियस. अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज द लिक्विड. हमने फिर सॉल्यूट को कैसे रखा, दैट इज द सॉल्यूट को हमने रखा गैस में, फिर हमने सॉल्वेंट को रखा लिक्विड में. इसके एग्जाम्पल में क्या है, दैट इज द एरिएटेड ड्रिंक, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लिक्विड कंपोनेंट बना रहा है आफ्टर द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट को हमने किस में रखा है, इन द गैस फॉर्म, और सॉल्वेंट को लिक्विड फॉर्म में. जब इन दोनों को मिलाने के बाद जो फिजिकल स्टेट आ रही है वो आ रही है लिक्विड स्टेट. तो इसका एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया है, एक एरिएटेड ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या फिर ऑक्सीजन को पानी में हम डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल है. फिर आता है सॉल्यूट में हमने लिया, सॉलिड को हमने लिया लिक्विड में, सॉल्वेंट को लिक्विड में, दोनों को लिक्विड में लिया. ये दोनों क्या बना रहे हैं, दो मिक्सिबल लिक्विड के दो मिक्सचर बना रहे हैं आपका. किसके, मिक्सिबल लिक्विड. मिक्सिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिसमें कि आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, टॉलिन इन बेंजीन, या फिर मिल्क इन वाटर. ठीक है, तो जब दूध में हम पानी मिलाते हैं, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इस दूध में कितना पानी मिला हुआ है या पानी है या नहीं है. तो वो क्या है, मिक्सिबल लिक्विड्स हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मिक्सिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इनमिक्सिबल लिक्विड्स क्या होते हैं. तो आप अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो
यहाँ पढ़ने में या समझने में, तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर पे पूरा डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन जो फिजिकल स्टेट आ रही है दोनों को मिलाकर वो क्या आ रही है, डेट इज सॉलिड। यहाँ पे हमने सॉलिड को किस में रखा है, गैस, सॉल्वेंट को सॉलिड स्टेट में। और इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन डिजोल्व इन पैलिडियम और डिजोल्व गैसेस इन मिनरल्स। तो ये किसके एग्जांपल है, जब हम सॉल्यूट को गैस में रखते हैं और सॉल्वेंट को सॉलिड। आपके पेपर में कैसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में दे दिया कि मान लो एक सॉल्यूट है जो कि गैसियस फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो भी गैसियस फॉर्म में है, तो इसका कोई एग्जांपल बता दो। एमसीक्यू में दे दिया एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस या फिर वाटर वेपर इन एयर, तो आप किस में टिक लगा क्या होगा, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब दोनों ही गैसेस फॉर्म में हो, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, डेट इज एयर और मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें आप इस तरीके से याद कर सकते हो, सॉल्यूट याद करो, सॉल्वेंट याद करो, एंड देन इसके एग्जाम्पल याद करो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमने एक बार रखा सॉल्यूट को गैस में, फिर सॉल्वेंट को सॉलिड में। इसके एग्जांपल हमने याद किया, हाइड्रोजन डिजोल्व इन पैलिडियम और डिजोल्व गैसेस इन मिनरल्स। फिर उसके बाद आता है आपका सॉल्यूट को, जो हम लिखते हैं आपका लिक्विड में, सॉल्वेंट को सॉलिड में। फिर इसके एग्जाम्पल में क्या था, मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है इन सोडियम, इट इज कॉल्ड सोडियम अमलम। यानी कि एक मिक्सचर बनाया हमने मरकरी और सोडियम का, जिसमें जो सोडियम था वो, सॉरी, जो मरकरी था वो किस फॉर्म में था, दैट इज इन द लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या था, दैट इज सॉलिड, यानी कि सोडियम क्या था, वो सॉलिड स्टेट में था। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, अगेन हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उस लेक्चर को तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिए ही मत, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले। तो यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट में लास्ट था हमने सॉलिड, फिर सॉल्वेंट को सॉलिड। इसका एग्जांपल में क्या आ गया, दैट इज एलॉय लाइक ब्रास। अब यहाँ पे ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में है जो कि आपसे अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया ये, हाइड्रोजन डिसॉल्विंग पैलिडियम। ठीक है, और एक एग्जांपल हो गया जब दोनों को हम सॉलिड सॉलिड में रखते थे। यहाँ पे ये गैस लिक्विड में, एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो सॉल्यूट को मैं गैसीय स्टेट में रख दूं और सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट में, तो बताइए इसका एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो एरिएटेड ड्रिंक और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पे आता है ये एक एयर का एग्जांपल जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बताओ एयर और मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है, इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हो गई ये एलॉयज ब्रास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। इनको आप एंड इस टेबल को आप अच्छे से बड़ी सी कॉपी पे, बड़े से पेज पे, फ्रेश पेज पे बनाइएगा, बड़ी सी टेबल, एंड देन इसको आपको याद करने में आसानी होगी। आफ्टर देन हम मूव करेंगे आपका और अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिसॉल्व ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखी जो कि एट द एंड इन दोनों को मिला करके आ रही है। ठीक है, अगेन आने कंटिन्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सो आई होप आप लोगों ने टेबल बना ली होगी। अगर जिन्होंने नहीं बनाई तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आप मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए मैंने अपना लेक्चर शुरुआत इसी टेबल से किया था, जैसे कि ये बिल्कुल भी मिस नहीं की जाए। यहाँ से अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका स्कूल एग्जाम। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। हमने यहाँ पिछले वाले में किस किस बेस पे बात की थी? ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ dissolve of solute in a solvent. So in that basis जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर दूसरा आता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में आपका डिसॉल्व हो जाता है आपका सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उसमें देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन in which maximum amount of solute dissolve in a solvent at a particular temperature। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम जहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, शिकंजी तो सबने बनाई होगी अपने घर में, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम शिकंजी क्या होता है, या तो हम अगर हमारे पास गर्म पानी है तो उसमें भी चीनी हम आसानी से घुल सकते हैं, या फिर सादा अगर पानी है देन उसमें भी चीनी क्या होती है अच्छे से घुल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम कोल्ड वाटर ले लें देन उसमें क्या होता है, चीनी को घोलना इम्पॉसिबल हो जाता है, चीनी इतनी ज्यादा नहीं घुल पाती, इतनी ज्यादा जो है आपका डिसॉल्व नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू द सिंपल वाटर और द वार्म वाटर। तो सिंपल वाटर और वार्म वाटर में क्या हो रहा है, आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। तो शुगर सॉल्यूशन में सबसे पहली बात सॉल्यूट कौन है, दैट इज अ शुगर, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब आते हैं आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो हमने बात कर ली आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो ये बन जाते हैं आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें हम लिखेंगे ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन becomes unsaturated on heating। ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जब इसको हम हीट करते हैं तो वो कैसे हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, आफ्टर देन इसी शुगर सॉल्यूशन को आप क्या करो, बॉईल करो। हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया,
ठीक है, उसमें कुछ वहां पे इसमें हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें कुछ हमने चीनी के पार्टिकल्स डाल दिए। आफ्टर देन इसको कंटिन्यूसली हमने क्या किया, स्टिर किया इसको डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको क्या किया हमने, स्टिर किया। आफ्टर देन क्या होगी, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चीनी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व शुगर। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये शुगर दोबारा चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे आगे, ठीक है, इस तरीके से इस वाटर को इसमें पोर कर दोगे। ये जो वाटर है, इस वाटर को इसमें पोर कर दोगे इस कंटेनर, ये फिलअप हो जाएगा आपका। ये क्या, शुगर सॉल्यूशन वाला वाटर है। एंड देन इसको क्या करोगे, आप हीट करोगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एंड जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। एंड देन जो चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहाँ रह जाएंगे, आपके कंटेनर में रह जाएंगे। तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ गए, दोबारा से शुगर के पार्टिकल्स आ गए आपका क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन हो गया यहाँ पे। हमने क्या कह दिया, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, दोबारा से चीनी के क्या हो गया, आपका क्रिस्टल्स आ गए कंटेनर में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो आपका हीटिंग करने पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप पहले आप इसे देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे अबाउट द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं इधर डाल देता हूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना था। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन in which minimum amount of solute dissolve in water, जिसमें मिनिमम अमाउंट में सॉल्यूट क्या होता है, वाटर, वाटर को बाद में लिखेंगे इन द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं दैट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें मिनिमम अमाउंट में सॉल्यूट जो हो आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक तरीके का सॉल्यूशन और होता है दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक तरीके का और सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन होता है अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ प्रेशर दें तो जितना अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। तो इसमें लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में
are those solutions in which more than maximum amount of solute dissolve in water under a dissolve in water की जगह solvent लिखेंगे। वाटर में बार बार इसलिए लिख देता हूँ कि सॉल्व वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। इन सॉल्वेंट अंडर ए suitable temperature और प्रेशर, एक सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है आपका जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल वाटर लूंगा एंड देन उसको शुगर को डिसॉल्व करूंगा। सेकंड तरीका क्या है, अगर मैं उसी वाटर को बॉईल कर देता हूँ एंड देन शुगर को बॉईल करता हूँ तो क्या होगा, इस कंडीशन पे जितनी शुगर डिसॉल्व होनी चाहिए थी उतने ही वाटर में उससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, आपका बढ़ा दिया। वहीं अगर मैं इस वाटर को जो सॉल्वेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, उसका टेम्परेचर कम कर देता हूँ, यानी कि आपका ठंडा पानी ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, शुगर को डिसॉल्व कर पाना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शुगर डिसॉल्व तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी एंड जितनी डिसॉल्व होगी वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सही बात बता रहा हूँ। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें मिनिमम अमाउंट में जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है अंडर अ सुटेबल टेम्परेचर और अ प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आप ये लिख लीजिए। अगले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि आपके प्रैक्टिकल लैब्स में बहुत काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से याद भी कीजिएगा कि भाई कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उससे क्या होगा। जो अगला अगर हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन और द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ द डिसॉल्व ऑफ द सॉलिड इन द सॉल्वेंट, ये आपने पूरा लिख लिया होगा। तो हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute and solvent। तो ऑन दैट बेसिस हम इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसमें हम लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन in which concentration of solvent is more than solute, जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो ज्यादा हो सॉल्यूट से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है आपका शुगर डिसॉल्व करनी है, ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आती। फॉर एग्जांपल मेरे को एक शुगर डिसॉल्व करनी है और मैं क्या कर रहा हूँ एक टब में पानी लेता हूँ। ये क्या बड़ा सा टब है, बड़ा सा टब बना लेते हैं। मैंने क्या किया बड़े से टब में मैंने वाटर लिया, ठीक है, मान लो वाटर लिया मैंने 10 लीटर, 10 लीटर वाला टब ले लिया मैंने, और मैंने शुगर डाली इसमें मैक्स टू मैक्स 40 ग्राम या 20 ग्राम ही कर लो इसे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुगर का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि शुगर क्या है यहाँ पे, शुगर क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है, और ये जो वाटर है यहाँ पे क्या है ये सॉल्वेंट है। अब इन दैट केस जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द शुगर। तो ये क्या है, ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सॉल्यूट। या फिर आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, आप जैसे आप चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय में क्या किया आपने दूध बहुत ज्यादा ले लिया और जो चाय की जो पत्ती है वो आपने बहुत कम ले ली। फॉर एग्जांपल मान लो आप 10 लोगों के लिए चाय बना रहे हो और आपने चाय की पत्ती डाली सिर्फ 2 जनों के लायक, देन क्या चाय बनेगी, देन द आंसर इज नो। चाय बनेगी तो सही, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, वो कलर एरोमा नहीं आएगा, वो कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो चाय बनी वो कैसी बनी, वो बनी आपका डाइल्यूट बनी। या फिर आप मिल्क ले लो, ठीक है, मान लो आपने एक ग्लास में हाफ ऑफ द वाटर भर दिया, आपने क्या किया पानी भर दिया, यहाँ हाफ ऑफ द ग्लास आपने क्या किया वाटर भर दिया, और ऊपर से मान लो 50 ml क्या डाल दिया आपका मिल्क डाल दिया। तो क्या वो मिल्क नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा आपका वाटर ही नजर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है वो ज्यादा है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि
सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन नजर आएगा, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये तो कोई बेसिक, हम केमिस्ट्री में बेसिक किचन से सीख रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब जैसे आप जाओगे लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करने अपनी इस क्लास में, आप सीनियर क्लासेस में जब आप आओगे 11th और 12th में, तो वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। वहां पे आपके लिखा होगा एक कंटेनर पे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, या डाइल्यूट HNO3। HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड, HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, ये एक बेस है जो कि है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखे होंगे वही कई सारे केमिकल्स होंगे, डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो HNO3 का जो HCl की कंसंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे कम है, लेकिन जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड वाला होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, वो जो केमिकल होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए उसे जब हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसको बहुत संभाल के एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर उसकी एक ड्रॉप भी गिर गई, ठीक है, इसकी एक ड्रॉप गिरी है और उसकी एक ड्रॉप गिरी, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, वो एकदम से जला देगा कंसंट्रेटेड वाला। इसलिए जब टीचर्स ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत प्रिकॉशन से करने चाहिए। ये नहीं कि आप बात भी कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, स्पेशली जब आप कोई कंसंट्रेटेड एसिड या बेस आप हैंडल कर रहे हो जब। तो अब बात करेंगे आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ solute is more than that of solvent। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें क्या थे, बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स थे, और मुझे बनाना है शुगर सॉल्यूशन। एंड इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मान लो इसमें है 4 किलो आपका शुगर है इस कंटेनर में, एंड इसमें मैं डाल रहा हूँ 50 ml वाटर। तो क्या ये शुगर सॉल्यूशन बनेगा, तो आंसर होगा नो। यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, बहुत कम है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो। जैसे एग्जांपल में concentrated NaOH, concentrated HCl, concentrated HNO3। ठीक है, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जब आप लैब में जाओगे, आप सीधे क्लासेस में जाओगे तो आप और भी केमिकल्स पढ़ोगे, ये तो एक बेसिक से केमिकल्स हैं, ये इसलिए लिखेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। और ये आपके 10th क्लास में जब आप बैलेंसिंग वगैरह सीखोगे, वो तो आपका हायर क्लास में नहीं, 10th क्लास में, तो ये इजीली आपको बैलेंस करने में इजी रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसे के नाम भी सुन लिए हैं तो वहाँ पे आपको अजीब नहीं लगेगा। तो ये हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया था। प्रीवियस में हमने किस बेस पे डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। इसमें हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सबसे पहले सैचुरेटेड, दूसरा
सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये समझ में भी आ गया होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द सॉल्यूट, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सॉल्वेंट से। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बताया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंटेनर है जिसमें 4 किलोग्राम शुगर और हम 50 ml वाटर डाल रहे हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वहीं इसका आप उल्टा कर दो, एक बड़ा सा टब लो, इस तरीके से एक बड़ा सा टब लो, उसमें ठीक है 10 लीटर वाटर डाल दिया हमने, और यहाँ पे मान लो 40 ग्राम शुगर डाल दी। अब यहाँ पे क्या है, जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, कम है। तो किस टाइप का सॉल्यूशन बना, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। हम डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होते हैं, जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन पढ़े उस तरीके से सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक्वा सॉल्वेंट, और एक होता है आपका नॉन एक्वा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्वा सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट, आपको एक्वा से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें बात किसकी चल रही है। जो वर्ड एक्वा होता है उसका मतलब होता है वाटर। द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर, H2O। तो एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं, आर दो सॉल्वेंट which contain water as an solvent। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, जो एक्वा सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो, वाटर। ठीक है, और जो वाटर होता है वो होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ये क्यों होता है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है कि ये इजी टू पिक करने में, इजी होता है इसको पिक करने में। दूसरा, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। थर्ड, इसको जो है ये जो भी हीटिंग प्रोड्यूस हो रही होती है केमिकल रिएक्शंस में, तो इसको वो इजीली नलिफाई भी कर देता है। बट इसका जो मेन आंसर जो कि आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे वो इसका ये है कि जो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वाटर हैज more dielectric constant than other compounds।
इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका 80। जो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है आपका 80। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये आप पढ़ोगे अपनी सीनियर क्लासेस में। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका 80। तो जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्वेंट से मिलकर के बने होते हैं उसे हम कह देते हैं आपका एक्वस सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन that are made up of aqueous solvent are called aqueous solution। वो सॉल्यूशन जो कि आपका एक्वस सॉल्वेंट से बने हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, आपका एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरीके से फिर आता है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि पहले हम बात करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे होते हैं, उसकी जगह हम दूसरे अदर कंपाउंड्स को यूज कर रहे होते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे इसको पहले हम डिफाइन करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट को। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर दो सॉल्वेंट in which water is not used, जिसमें वाटर जो होता है वो यूज नहीं किया जाता आपका एज ए सॉल्वेंट, जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। रेदर देन अदर केमिकल्स आर यूज्ड सच एज जैसे कि आपका ईथर हो गया, दूसरा आपका टॉलिन हो गया, ठीक है, और आपका अल्कोहल हो गया, एंड देन कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। फिर एसीटोन हो गया, और आपका लिक्विड अमोनिया हो गया। जब हम इन केमिकल्स को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और जो इस तरीके के सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे एक एग्जांपल तो हमने अभी पढ़ा था अपने अभी कुछ देर पहले ही कि टॉलिन इन, आपको याद हो उस टेबल में पढ़ा था एक एग्जांपल, टॉलिन इन बेंजीन जीन। अब यहाँ पे जो टॉलिन है वो क्या किसकी तरह एक्ट कर रही है, एज अ सॉल्वेंट। किसमें, आपका बेंजीन रिंग में। हमने क्या करा था, सॉल्यूशन बनाया था टॉलिन और बेंजीन का, जिसमें टॉलिन क्या कर रही थी, एज अ सॉल्वेंट यूज हो रही थी, और जो बेंजीन है वो क्या किसकी तरह यूज हो रहा था, एज एन सॉल्यूट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें कि हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते ही नहीं है, ठीक है। और एक्वस सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। और वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अकॉर्डिंग टू योर क्लास, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इजी टू पिक है और ये इजिली कैरी हो जाता है। थर्ड, ये इजिली अवेलेबल भी है,
फोर्थ, ये जो है क्या, जो भी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही होती है आपका देनी होती है इसको, और रिएक्शंस करवाने के लिए रिएक्शंस में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस का आपने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस जो होती है बिना सन एनर्जी के वो हो ही नहीं सकती। अगर हम किसी भी प्लांट को रूम टेम्परेचर में रख दें बिना लाइट के, देन वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होती है, आपका एनर्जी चाहिए होती है। अब कुछ रिएक्शंस लैब में हम ऐसी करते हैं जिसमें या तो हीट इवॉल्व हो रही होती है, या हीट हमें देनी पड़ती है, तो उस हीट एनर्जी को काबू में करने के लिए तो वाटर को एक परफेक्ट सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है, जितनी भी हीट इवॉल्व हो रही होती है तो उसको क्या कर देता है, एकदम से ओवरकम कर देता है। लेकिन अगर जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसका एक मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट आंसर है, निचोड़ आंसर है, जिसके आगे कोई आंसर टिकते ही नहीं है। वो ये है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा होता है दूसरे अदर कंपाउंड से। ये जितने भी कंपाउंड्स देखे हैं इन सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका वाटर का। इसलिए हम वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज करते हैं। सो आई आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आ गया हो कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस हम किन किन तरीके से हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डाइल्यूट सॉल्यूशन और द नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन और द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी, अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में, स्कूल्स एग्जाम में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, एंड कोई भी क्वेरी हो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, सो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।